तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा एमसी लॉर्ड गोनमा से कहता है कि फर्स्ट डिसाइपल के प्रस्ताव को स्वीकार करना बेहतर है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि ऐसे कैसे, उसने माउंट टुआ सेक्ट के साथ मिली भगत की है और हमारे कल्ट के लोगों को बेच दिया है। मेरा मानना है कि वो प्रभावित हासिल करने की कोशिश करेगा और सभी पावर को अपने अधीन करने का प्रयास करेगा। इसकी भी प्रबल संभावना है कि वो तुम्हारी शक्तियों को भी एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स वो आपके सामने प्रस्तुत प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि फर्स्ट डिसाइपल का पक्ष ज्यादा संभावना प्रदान करता है सबऑर्डिनेट के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि तो फिर बहुत हो गया, और हमारे एमसी अपने मन में कहता है क्या वो कन्विंस हो गया है। हमारे एमसी से लॉर्ड गोनमा कहता है कि सियोली, चाहे हम कितना भी कोशिश करें, हम शायद ऐसे लोग नहीं है जो दुनिया को बदल सके। देखो, तुम अकेले नहीं हो जो कॉन्स्टलेशन को पढ़ सकते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि फैक्ट ये है कि वो कॉन्स्टलेशन का जिक्र कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि गोनमा ने पहले ही अपना भाग देख लिया है? कि इस कथन का क्या अर्थ है कि हम वर्ल्ड को बदलने में एबल नहीं हो सकते? गोनमा ने फ्यूचर में क्या देखा, उसे ऐसा कहने के लिए कहो। फिर हमें बताया जाता है कि गोनमा के साथ मीटिंग के बाद कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल से सब कुछ सही चल रहा था। सोंगवा का भाग बताने वाला घर अभी भी ग्राहकों से भरा हुआ था और मुगी इम स्लीपिंग ड्रैगन हॉल में छिपे हुए पैसे जेब में डालने में बिजी था। और हमारा भी खिड़की से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लॉर्ड गोनमा ने कहा था, क्या ये कहावत नहीं है कि अबव हेवन नीचे हांगजो। मैंने सुना है कि हांगजो सच में एक खूबसूरत जगह है। दिन और रात दोनों समय स्वादिष्ट खाना और आनंद लेना, सुंदर नजारों का आनंद लेना और अच्छी वाइन के साथ दिन का समापन करना। क्या ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? और हमारा एमसी कह रहा होता है कितना रोमांटिक लाइफ है। तभी सोंगवा लेटर लेके आती है और कहती है कि मास्टर एक लेटर आया है। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत अच्छा, चलो देखते हैं। और हमारा एमसी उस लेटर को खोलता है तो सोंगवा कहती है कि ये लेटर में क्या लिखा है। तो हमारा एमसी कहता है कि लॉर्ड गोनमा का डेथ हो गया है। जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में चर्चा की थी, हमने फर्स्ट डिसाइपल के प्रस्ताव को स्वीकार किया। दूसरे डिसाइपल के साथ संघर्ष करते हुए वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पर उतर आए। ये वर्ल्ड सच में बहुत बुरा है, यहाँ तक कि जब कोई मर जाता है तो ये ऐसे घूमता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोंगवा, जल्दी से डेड स्पीड स्क्वाड की टीम को यहाँ बुलाओ। तो बोलती है कि क्या वो आ सकेंगे? मैं सरप्राइज हूँ कि क्या फर्स्ट डिसाइपल उन्हें ऐसे ही भेज देगा। तो हमारा एमसी कहता है वो पहले से ही अनगिनत एल्डर्स, घरों और प्रभुओं को कंट्रोल करता है। फर्स्ट डिसाइपल के दृष्टिकोण से डेड स्पीड कंपनी के मात्र टीम लीडर ये ऐसी ताकतें नहीं है जिन्हें बनाए रखना उचित है। अगर सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप रहा तो उन्हें अवश्य रिहा कर दिया जाएगा। जब मेरे सबऑर्डिनेट फ्रीली पर्सन के रूप में लौटेंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने समय तक कड़ी मेहनत की है और उन्हें शेंडल प्लान में वो सब कुछ करने दो जो वो करना चाहते हैं। पंगो के आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है कि मास्टर। तो हमारे एमसी भी कहता है मैं चाहता हूँ कि भारी बारिश हो, लेकिन आसमान पहले की तरह ही साफ है। और अपने मन में कह रहा होता है शायद गोनमा के पास लाइफ के बारे में एक फर्म फिलोसफी था। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, लॉर्ड गोनमा से कह रहा होता है क्या आप में अभी भी रोमांस की भावना है? तो वो हंसते हुए कहता है क्या तुम उन चीजों की तलाश नहीं कर रहे हो? और हमारा एमसी कह रहा होता है कि आपने दैनिक लाइफ में वो जानता था कि आगे बढ़ते हुए उसे कितनी बातों को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। लॉर्ड गोनमा कह रहा होता है जीवन का प्लेजर। और हमारा एमसी कह रहा होता है क्या यही एकमात्र रास्ता था जिसने उसे इस निर्दयी लाइफ को सहने की अनुमति दी? फिर ऐसे ही आधा साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि बाकी सबऑर्डिनेट आ जाते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि मेरे सबऑर्डिनेट डेमन कल से सुरक्षित बच निकले और फाइनली सब इकट्ठा हो गए। हमने अपना नया ठिकाना हैनान द्वीप पर स्थापित कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पिछले लाइफ में करता था। योरम, जिसका बचपन का सपना कारपेंटर बनना था, एक बढ़िया घर बनाया और जैक्सन ने एक रेस्टोरेंट खोला। हालांकि उनकी कुकिंग स्किल विशेष रूप से अच्छी नहीं थी, अनगिनत ट्रेनिंग और अभ्यास के माध्यम से यह फाइनली कई कस्टमर के साथ एक फेमस स्थान बन गया। इसका श्रेय काफी हद तक मुगी इम और सोंगवा को जाता है। मुगी इम ने जैक्सन रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर शराब बेची। औरतें प्रतिदिन आती जाती रहती थी जिससे वो प्लेस लोगों से भर जाता था। तीसरे मंजिल पर सोंगा ने भाग की पेशकश की और वो कस्टमर अपना पेट भरने के लिए रुकते थे। योंजिन ने रेस्टोरेंट के सामने एक वर्कशॉप स्थापित की। उनमें हमेशा से ही चीजें बनाने की क्षमता थी, इसलिए लोग उन्हें ढूंढने लगे। अब ये इतना लोकप्रिय हो गया है कि इसे नियमित रूप से लिया जाने लगा है। कोई कहता है कि खाना तैयार है और वो सब खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। योंजिन कहता है वाह, अब तुम एक सफल रेस्टोरेंट मालिक बन गए हो। जैक्सन कहता है कि मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है, मुझे और भी सुधार करना है। तो जैक्सन हमारे एमसी से कहता है कि बाय द वे समय बहुत जल्दी बीत गया कैप्टन, आधा साल हो गया है। तो हमारा एमसी कहता है अच्छा ऐसा है। तो योंजिन कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे कर पाना वास्तव में एक सपने जैसा
लगता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है कैप्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा एमसी भी कहता है मेरी इच्छा थी कि तुम सभी किसी अदर पावर के अधीन हुए बिना फ्री हो जाओ और सेंट्रल प्लान में तुम जो करना चाहते हो वो करने के लिए अपने सपनों का पीछा करना पसंद करो। लेकिन जोक्संग तुम खाना क्यों बनाना चाहते थे? तो जोक्संग कहता है हिडन स्पिरिट ग्रुप में मेरे समय के दौरान मैंने एक बार अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत डिलीशियस भोजन शेयर किया। अजीब बात है कि उस समय के बारे में सोचकर मुझे अच्छा और सुखद महसूस होता है। ये कितना एम्बैरेसिंग है मास्टर। तो हमारा हमसे कहता है कि तो फिर तुम हमेशा एक अच्छे इंसान रहे हो। योरिम कहता है कि योंगजिन मुझे आश्चर्य हुआ जब तुमने कहा कि मूर्तियां बनाना चाहते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे किसी पर्सन को नाजुक शिल्प स्किल का आनंद मिलेगा। तो योंगजिन कहता है कि प्लीज मुझे टीज करना बंद करो। तो हमारा हमसे कहता है कि मैं प्रत्येक पर्सन की पसंद का सम्मान करता हूँ। यही रीजन है कि मैं मुगी इनकी प्राथमिकताओं को भी माफ कर सकता हूँ। तो योरिम और योंगजिन मुगीम को देखते हैं और मुगीम भी आता है और कहता है कि ब्रदर्स तुम किस बारे में बात कर रहे थे? तो योरिम कहता है कि हम योंगजिन के नाजुक शिल्प स्किल के सपने के बारे में बात कर रहे थे। तो योंगजिन कहता है कि क्या तुम मुझे चिढ़ाते रहोगे? और धीरे आवाज में कहता है कि कैप्टन मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे सच में नहीं देखना चाहिए था। हांगजो के रास्ते पर योरिम सोरियोंग को अप्रोच कर रहा था। तो योरिम कहता है कि तुम बास्टर्ड, हम इस बात पर एग्री नहीं हुए थे कि इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया जाएगा। तो योंगजिन कहता है कि तुम ही तो थे जो मुझे चिढ़ा रहे थे, है ना? फिर भी मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया। तो योरिम कहता है कि तुम बदमाश, इतना कुछ कहना सब कुछ कहने से अलग नहीं है। मैं जानता था तुम तभी सुनते हो जब तुमसे कुछ छीन लिया जाता है। तो योंगजिन कहता है कि इस ह्यूंग को देखो, वो अपना वेपन निकाल रहा है। तुम किसी के साथ डेट नहीं कर पाए क्योंकि तुम बहुत बेकार थे। तो ये बात सुन के वो एकदम एम्बेरस हो जाता है। मुगीम कहता है कि मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत करो। अंत में उसने कबूल कर लिया। और हमारा अभी सोरियोंग की तरफ देखता है तो सोरियोंग चुप रहती है। योंगजिन कहता है कि कैप्टन प्लीज इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। ये क्लियर है कि योरिम गलत था। ये उस पर निर्भर करता है जो इसे करता है। अपराध स्वीकार करने वाले के लिए ये और भी गहरा घाव बन सकता है। तो हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि योरिम को सोरियोंग पसंद आएगा। योरिम तुमने प्रीवियस लाइफ में मुझे मार डाला था क्योंकि मैंने उस पर इतना विश्वास किया था। यहाँ तक कि जब मैं अल्टीमेट डेमन तक पहुँच गया था तब भी मुझे मार दिया गया था। मैं इसे हल्के में लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन योरिम को देखना थोड़ा एम्बैरेसिंग है। आखिर महायू ने ऐसा कौन सा जादू किया था, उसने ऐसे कौन से ऑर्डर दिए थे जिससे वो ऐसा कर पाया? ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी उनसे पूछ सकता हूँ। फिर आराम से वहाँ से उठता और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। तो योरिम कहता है कि ठीक है। फिर आराम से बाहर आता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है कि कैप्टन। और हम देखते हैं कि वहाँ सोरियोंग आती है और कहती है कि मैं भी यहाँ ताजी हवा लेने आई हूँ। और वो दोनों खड़े हो रहते हैं और हमारे एमसी कहता है कि इसके बारे में सोचो तो सोरियोंग, ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने के बाद भी ट्रेनिंग जारी रखा। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है लेकिन मुझ में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो हमारा एमसी कहता है तुम रातों रात अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकती। जब कोशिश संचित होता है तुम फाइनली अपने अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हो। तो सोरियोंग कहती है कि हाँ मैं इसे ध्यान में रखूंगी। लेकिन कैप्टन तुम्हारा एमसी कहता है कि हाँ। तो सोरियोंग कहती है तुम ही एक हो जिसने कभी अपने सपनों के बारे में बात नहीं की। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने भी नहीं किया। तो बोलती है कि मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फिर मैं भी बाद में कहूंगा। सोरियोंग कहती है कि क्या आप सच में ऐसा बिहेवियर करेंगे? तो हमारा एमसी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि मेरा सपना ऑनेस्टली कहूँ तो वो सच हो गया है। तो बोलती है कि क्या आपके पास है? तो हमारा एमसी कहता है कि डेमन कल्ट को छोड़ना, एक पीसफुल लाइफ जीना और मैं तुम्हारे साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे सपने थे। सोरियोंग भी एक समय के लिए सरप्राइज हो जाती है और हम देखते हैं कि बाहर योरिम आता और कहता है कि योंजिन और उसके बेकार बकवास है। बाय द वे सोरियोंग और कैप्टन कहाँ है? तभी योरिम कुछ देख के तुम हैरान होता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी और सोरियोंग ने किस कर लिया होता है। इस मानवा का पहला किस है ये। फिर हमें हेलन कॉसाइड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो बंदे खड़े होते हैं और एक बंदा कहता है कि मौसम इतना अच्छा नहीं है। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ मुझे पता है आज कोई भी जहाज नहीं आएगा। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि एयर ट्रेडिंग शिप यहाँ आ रही है, वो इस तरह के मौसम में भी सेट सेल करने में कामयाब रहे। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये फाइनली आकरण नहीं है, अगर तुम्हारे पास स्किल नाविक है तो मौसम जितना खराब होगा तुम उतना ही ज्यादा किराया ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर वहाँ से उतरते हैं तो वो दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा तलवार निकालते हुए कहता है कि चुंगयोंग ब्रदर्स को बुलाओ, ये बंदे सस्पिशियस हैं, जल्दी करो। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सिप वाले बंदे आके उस बंदे को वहीं जान से मार डालते हैं और पहले वाला
बंदा देख के डरने लगता है। वो अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, लेकिन उसको भी वहाँ जान से मार डालते हैं। और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जो हमारे एमसी के पुराने कॉमरेड्स को मार डाली होती है, कैट वाली लड़की। और उनमें से एक बंदा कहता है क्या ये सही जगह है, तो ये लड़की कहती है कि हाँ, मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। मेरा बच्चा ऐसा कहता है। और इसका नाम सी हाई यांग होता है और एक मर्चेंट भी होता है। ये वही मर्चेंट होता है जिससे हमारा एमसी वेपन लेता है। और वो बंदा कहता है कि मुझे प्लीज छोड़ दो। तो एक एल्डर कहता है कि क्या तुम जानते हो वो कैसा दिखता है, और इसका नाम हैंगे होता है। और मर्चेंट वाला बंदा कहता है कि हाँ एल्डर। तो हैंगे कहता है कि यंग कल्ट लीडर, क्या आपको सच में इतनी बेकार जगह पर आने की जरूरत थी? तो वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे खुद देखना होगा, चाहे वो गोनमा का लेगेसी हो या डिसेंडेंट। और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिसाइपल सैल्मा होता है। फिर हमें बास्ट अजूर इनका दिखाया जाता है, जहाँ मुझे एम योरिम को मेकअप करके एक सुंदर लड़का बनाता है। तो योरिम कहता है क्या ये सही है, इतनी दूर तक जाना है? तो मुगीम कहता है कि योरिम, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि कपड़े आपके पंख हैं, आपको धनवान और योग्य पर्सन जैसा दिखना होगा। अब से तुम किराए के उद्योग में एक होनहार बिजनेसमैन हो। तो योरिम कहता है लेकिन अगर मैं इस तरह कपड़े पहनूं, क्या वुमेन सच में मुझे पसंद करेगी? तो मुगीम कहता है कि बिल्कुल, सबसे पहले हमें तुम्हारे चेहरे को एक नया रूप देना होगा। नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर कुछ कमी है, इसलिए हमें इस तरह की चीजों में हेल्प लेनी होगी। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी जियोक्सिंग और सोरियम बैठ के सब देख रहे होते हैं। जियोक्सिंग कहता है वो ब्रेट मुगी एम सच में क्यूरियस है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो उसे एक जवान औरत से मिलवा रहा है। तो जियोक्सिंग कहता है कि ये भी सही से नहीं मालूम, ऐसा लगता है कि मुगी एम ने इसकी व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि वो एक परिचित की परिचित है। तो योंगजिन कहता है कि ये तो आसान है, जिस वुमेन को वो इतने लंबे समय से पसंद करता था उसके द्वारा रिफ्यूज किए जाने के बाद अपने दिल को कहीं मोड़ने की जगह न पाकर खालीपन महसूस कर रहा था, वो किसी दूसरी औरत के साथ अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहा होगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी और सोरियो एक दूसरे को देखते हैं, तभी सोरियो अपना फेस मोड़ लेती है। हमारा एमसी अपना मन में कहता है जिस दिन से हमने एक दूसरे को किस किया था उस दिन से वो मुझसे और भी ज्यादा दूर रहने लगी है। क्या मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी? उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे ये नापसंद था। अगर सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता तो मुझे पता चल जाता कि वो कैसा महसूस कर रही थी और इसका मतलब क्या था। सोंगो कहती है कि तुम आ रहे हो। और हम देखते हैं कि एक लड़की आ रही होती है। तो सोंगो कहती है मुझे लगता है कि वो वही वुमेन है, और योरिम के पास आती है और कहती है कि हेलो। तो योरिम एकदम हड़बड़ा जाता है और वो लड़की कहती है कि मैं योन ही हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो योरिम भी कहता है कि आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा, मैं चियोल हूँ। मुझे वो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैंने उससे कहा कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव करे जैसे वो उसे जानता हो, लेकिन वो पहले से ही। योंगजिन कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था चाहे तुम उसे कितना भी सिखाओ वो बेकार है, उसके लाइफ में सोरियों के अलावा अदर महिला नहीं थी। तो सोंगो कहती है लेकिन फिर भी क्या उसने कुछ बार प्रैक्टिस नहीं किया? जब तक वो बंदर ना हो उसे ऐसा करने में एबल होना चाहिए। तो जियोक्सन कहता है कि तुम और भी बदतर हो। तो सोंगो कहती है कि क्या मैं क्यों? तो जियोक्सन कहता है कि तुम उसे एक बंदर से भी बदतर पर्सन में बदल रहे हो। सोंगो कहती है कि आप इसे कैसे देखते हैं मास्टर? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, मैं भी इन चीजों में अच्छा नहीं हूँ। चलो अभी हम उन पर नजर रखें। और हम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की चली जाती है, योरिम आ जाता है। तो जियोक्सन कहता है कि पहले ही वापस आ गए। और कोई कहता है कि ये कैसे हुआ? तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सक्सीड हो गया, बेशक हमने अगली बार फिर एक दूसरे से मिलने का डिसीजन लिया। तो जियोक्सन कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तो मुस्कुराते हुए योरिम कहता है पहले तो जब मैंने बताया कि मैं किराए के बिजनेस में हूँ इस बात से खुश हुई कि मैं अमीर हूँ, फिर मैंने उसे अब मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखाकर ये दिखा दिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। मुझे लगता है कि मैं आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका हूँ। मैंने फील किया कि वो मेरे चेहरे की ओर देख रही है और मुस्कुरा रही है। तो योनजिन कहता है कि उसने इसे खराब कर दिया। तो जियोक्संग ही बोलता है कि हाँ तुम डेफिनेटली सही कह रहे हो। मुगीम कहता है कि तो फिर तुम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कैसे सहमत हुए? तो योरिम कहता है कि कांटेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे में लोग एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो मुगीम अपने सर पे हाथ रख लेता है। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है क्या मार्शल आर्ट के बारे में बात ना करना बेहतर नहीं है? तो मुगीम कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मेन सोच सकते हैं कि जो मेन अच्छी तरह से लड़ते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन वुमेन ऐसा नहीं करती। आखिरकार इसका मतलब है कि तुम हिंसक हो सकती हो जब तक कि वो मोरियम समाज या मार्शल फैमिली से रिलेटेड ना हो। बहुमत इसे ना पसंद करता है। तो हमारा एमसी भी कहता है और पैसे भी। तो मुगीम कहता है कि अगर ये बहुत ज्यादा या बहुत कम हो तो वो इसे ना पसंद करते हैं। कौन ऐसे पर्सन को पसंद करेगा जो दूसरों
दूसरों को सिर्फ इसलिए नीची नजर से देखता है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा है। इसलिए आपको विनम्रता और स्वाभाविक रूप से प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि एक हम्बल और नेचुरली तुम इतने समय से वुमेन से यूं ही नहीं मिल रहे हो मुकीम। तो मुकीम हंसने लगता है। तो हमारा एमसी कहता है फिर जब तुम लोग मुझे देखोगे तुम मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हो। तो हमारे एमसी के चेहरे को देखने लगते हैं। तो मुकीम कहता है कि आप वो नहीं है। सोंगवा भी थोड़ा एम्बेरस होकर शर्माने लगती है और कहती है कि वो आपसे बेहतर है। तो हमारे एमसी भी मुस्कुराता है, लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि वही बिल्ली आ जाती है। तो हमारा एमसी कहता है क्या ये सिहा यांग की बिल्ली नहीं है, और उड़ जाता है। तो सोंगवा कहती है कि मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि फिर उसे यहाँ क्या लाया है। सोंगवा, मैं शायद फर्स्ट डिसाइपल के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, हमारा पीछा किया जा रहा है। तो ये बात सुन के सभी हड़बड़ा जाते हैं। सोंगो कहती है कि जल्दी करो भागो। तो योंगजिन कहता है कि क्या। तो जियोक्संग भी बोलता है कि अचानक क्या गड़बड़ हो गई। तो हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा, ऐसा लगता है कि मैं पूरे 2 साल तक नहीं टिक पाऊंगा। हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जितने लोग होते हैं उन सभी को मार डाल रहे होते हैं वो लोग, और हमारा एमसी ऊपर छत से देख रहा होता है। योरिम हमारे एमसी से कहता है कि कैप्टन यहाँ क्या हो रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम लोग यहीं रहो। तो वो लोग कहते हैं कि क्या। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलना मत। और हम देखते हैं कि 2 लोग हमारे एमसी पे अटैक करते हैं। तो बाकी सभी कहते हैं कि कैप्टन। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन सभी को मार डालता है और हमारा एमसी उन लोग से कह रहा होता है कि सबसे बुरी सिचुएशन में कम से कम तुम लोगों को बच निकलना चाहिए। और हमारा एमसी वहाँ से जंप करके नीचे आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है इसके अकॉर्डिंग 10 से ज्यादा उभरते हुए अल्टीमेट डेमन मास्टर हैं। हालांकि अब वो मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि मैं अल्टीमेट डेमन तक पहुंच गया हूँ। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद अल्टीमेट डेमन मास्टर हैं। सी हा यांग के पास उसकी बिल्ली है, वो दोनों ही निश्चित रूप से वो और हेयांगे होंगे। तो बाकी कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो मर्चेंट कहता है कि वो रहा, ये वही है। तो हमारा एमसी भी उसको देख के अपने मन में कहता है कि क्यों मैन जोंग। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि इतना जाना पहचाना चेहरा है। और हम देखते हैं कि सैल्मा होता है और अपना हुडी हटा के कहता है तुम वही पागल हो जो वुओन पैलेस में था। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सैल्मा वो यहाँ खुद क्यों आया है। सैल्मा कहता है कि क्या ये भी एक पेट है कि इसने सोचा था कि मैं निकलने के बाद तुमसे टकरा जाऊंगा गोनमा की विरासत को खोजने के लिए। हमारा एमसी कहता है कि गोनमा की लेगेसी। तो वो बोलता है कि बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। तो हमारे एमसी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है सैल्मा तुम 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट के सक्सेसर हो जिन्हें गोनमा की इच्छा विरासत में मिली है। अर्थ, वाटर, फायर, विंड हेवनली डेमन द्वारा अपने डिसाइपल को प्रदान की गई ये 4 अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट और विशिष्ट मोमेंट से युक्त है। सक्सेसर वॉर के विजेता का गोल सब कुछ पर कंट्रोल करना था और 4 ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट को इकट्ठा करके एब्सोल्यूट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में मास्टरी प्राप्त करना, और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तुम्हें देखो, मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गोनमा की अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में महारत हासिल कर ली थी। अगर किसी भी तरह से गोनमा पीछा रह गए, उनकी सीक्रेट टेक्निक और ज्ञान और किसी को वो विरासत में मिले, सबसे बुरी सिचुएशन में वो पर्सन आगे चलकर मेरे रास्ते में आने में एबल हो सकता है ना। तो क्या तुमको नहीं लगता कि मुझे चिंता के उस बीच को पहले ही कुचल देना चाहिए। हर कोई सोचता था कि तुम मर चुके हो और लापता हो, लेकिन जब गोनमा की डेथ हो गई और मैंने सुना कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने डेमन कल छोड़ दिया है, तो मुझे एहसास हुआ जैसा कोई सिकाडा अपना खोल उतार कर भाग जाता है। गोनमा एक अंतिम वारियत प्राप्त खिलाड़ी से पीछे रह गए। तुम वही बीज हो, आखिरी बीज गोनमा ने पीछे छोड़ दिया। मैं उसे पूरी तरह से जला दूंगा उसके अंतिम बेच तक। हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और हमारा एमसी लॉर्ड गोनमा की बातें याद करने लगता है और अपना मन में दांत पीसते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये है कि फेथ आसानी से नहीं बदलेगा चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। क्या ये प्लेस मेरी कब्र बनेगा। और वो कहता है कि अब क्या हम देखें कि तुम्हारे पास क्या है। और हम देखते हैं कि अपने बंदों को वो भेज देता है हमारे एमसी को मारने के लिए। तो हमारे एमसी कहता है कि तुम बहुत धीमे हो, और वाइट एक्सेलेंट बॉडी डेमोनिक आर्ट को यूज करके उन लोग को वहीं फ्रीज करके वहीं जान से मार डालता है। और सैल्मा देख के हंसने लगता है और कहता है कि फ्रोजन आर्ट कितना इंटरेस्टिंग है। पीछे से एल्डर हैंग कहता है मैं उसकी देखभाल करता हूँ। तो सैल्मा कहता है कि नहीं, मैं खुद करूंगा। और वो दोनों अपनी पावर को रिलीज करके आमने सामने रहते हैं। सैल्मा कहता है कि ये आदमी मेरा शिकार है, ऐसा लगता है कि तुम अल्टीमेट डेमन तक पहुँच गए हो, मेरे लिए बहुत कांटा है। तो क्या यही रीजन है कि तुम उस समय लापरवाही से काम कर रहे थे। तुम अब तक अपनी असली ताकत छुपाते रहते हो। हालांकि अगर तुम इसके 3 चरणों में से अंतिम डेमन तक पहुँच गए तो भी तुम केवल एंट्री फेस पे हो। अल्टीमेट डेमन मास्टर के 3 फेस के बारे में बताया जाता है। एक एंट्री फेस होता है, एक वेल वर्स्ड फेस होता है, एक एक्सट्रीम फेस होता है। और सैल्मा कह रहा होता है
जब मैं अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका हूँ तब तुमको इतनी निर्भीकता से मेरे सामने खड़ा देखना, ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम अकेले हो? तो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी कहता है चाहे वो विरासत हो या कुछ और, अगर गोनमा ने अपने लाइफ की कीमत पर इसे तुमको सौंपा है तो तुमको कम से कम इसकी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और अब यहाँ तक आने के बाद तुम एक तनाशा की तरह बिहेवियर कर रहे हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि अपने आप को देखो, क्या तुम उस सीक्रेट समझौते के बारे में जानते हो जिसके बारे में केवल गोनमा और मैं ही जानते थे? तो ऐसा लगता है कि तुम सच में गोनमा की विरासत के सक्सेसर हो। तो हमारा एमसी कहता है कि इस पॉइंट पर ईमानदार क्यों न रहे? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ढूंढने आए हो क्योंकि मैंने फोर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में महारत हासिल कर ली है। ऐसा इसलिए कोई पर्सन जिसने फोर ग्रेट अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट में महारत हासिल कर ली है एक दिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, या इससे भी बदतर तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाना। क्या ऐसा नहीं है? तो वो हंसते हुए कहता है कि वेल, तुम कह सकते हो कि ये कुछ ऐसा ही है, यह शायद आधा सही है और आधा गलत। तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरा एक ही गोल है, मुझे किल करने में मजा आता है। मुझे स्पेशली रूप से तुम जैसे घमंडी बदमाशों को हराना पसंद है। और हंस रहा होता है जोर जोर से और कहता है ये सच में मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। तभी हमारा एमसी पीछे थोड़ा हट जाता है और सेल में कहता है कि अब शुरू करते हैं, और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि क्या हम अल्टीमेट डेमन तक पहुंचने के बाद तुम्हारे स्किल देखते हैं। और अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे नीचे रख देता है और वहाँ से एक एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरी छत टूट जाती है और एक एनर्जी बीम टाइप की निकलती है। तभी हमारा एमसी अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और हम देखते हैं कि फिर से सेल में हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी भी रेडी हो जाता है। फिर से हमारा एमसी अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सारे सबऑर्डिनेट देख रहे होते हैं। यूरियम कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सॉरियम कहती है कि हमें कैप्टन की हेल्प करनी होगी। तो यूरियम बोलता है कि रुको, ये कोई ऐसी फाइट नहीं है जिसमें हम दखल दे सकें। सोंगो कहती है यूरियम सही कह रहा है, हमें सबसे पहले इस जगह से भागना होगा। सोरियम एकदम घबराई हुई होती है और कह रही होती है कि कैप्टन